हेलो एवरीवन, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा पहला शब्द क्या है? इफेक्टिव। इफेक्टिव का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है? अगर वो चीज इफेक्टिव है तो मतलब वो चीज असरदार है, वो चीज प्रभावशाली है, मतलब वो अपना जो इफेक्ट है वो क्या कर पा रही है? प्रोड्यूस कर पा रही है। तो वो चीज क्या है आपके लिए? अगर जैसे कोई मेडिसिन आपने ली और वो मेडिसिन इफेक्टिव है, यानी कि जो पर्पस था मेडिसिन आपका लेने का वो फुलफिल हो रहा है। मेडिसिन कैसी हुई? इफेक्टिव हुई। दैट मीन्स वो चीज क्या है? सक्सेसफुल इन अचीविंग द रिजल्ट दैट यू वांट। तो जिस रिजल्ट में जो चीज आपको चाहिए, जिस पर्पस से आप वो काम कर रहे हैं और उस काम को आप अचीव कर पाए, तो वो चीज कैसा हो जाएगा? वो आपका जो प्लान है, वॉट एवर द थिंग इज, दैट इज इफेक्टिव। तो वो चीज कैसी है? सक्सेसफुल, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल एंड पावरफुल। Effective way of increasing sales is to introduce special offers. तो असरदार तरीके, अगर हमें अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है तो उसका असरदार तरीका क्या होगा? कि हम स्पेशल ऑफर्स निकालें। डन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेटरेंट। डेटरेंट एडजेक्टिव एंड नाउन दोनों तरीके से यूज हो सकता है। डेटरेंट का मतलब, जैसे डेटर है, DETER, डेटर आपका वर्ब होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज को स्टॉप करना, उसको प्रिवेंट करना। ठीक है। डेटरेंट का मतलब भी क्या हो गया? आप उसको रोकना चाहते हैं, आप रोकना चाहते हैं, उसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, और या फिर आप कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट करते हैं जिससे आने वाले लोग उसको ना करें। ठीक है। डेटरेंट का मतलब ऐसा हो गया कि जैसे आपने मान लो कोई मिस्टेक, जैसे कोई बहुत पनिशमेंट, आपने बहुत हाई पनिशमेंट सेट कर दी, तो अब लोग हैं, अगर वो क्राइम करने से पहले सोचेंगे कि उनको उस पनिशमेंट को फेस करना पड़ेगा, तो वो पनिशमेंट किस तरीके से एक्ट कर रही है? डेटरेंट की तरह एक्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? समथिंग दैट प्रिवेंट्स पीपल, प्रिवेंट्स मीन्स स्टॉप्स पीपल फ्रॉम डूइंग समथिंग बाय मेकिंग देम अफ्रेड। तो ऐसी कोई चीज, मतलब ऐसा कोई मेजर्स, कोई एक्शंस, कोई पनिशमेंट जिससे आप लोगों को वो काम करने से क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। आप उनको डरा रहे हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब हो सकते हैं। ऑब्स्टेकल, हर्डल, बैरियर, डिस्करेजमेंट एंड चेक। चेक करना मतलब आप उस पर लिमिट लगा रहे हैं। द टफ न्यू लॉ शुड एक्ट एज अ डेटरेंट। तो जो नया लॉ है ना, वो नया लॉ बहुत टफ है, तो वो किसकी तरह एक्ट करना चाहिए? एक डेटरेंट की तरह, कि मतलब ये जो क्राइम रेट्स है उसको स्लो करवा देना चाहिए इस लॉ के बाद में। जैसे अगर मान लो हम लोग ट्रैफिक है, ट्रैफिक में बहुत ज्यादा लोग हेलमेट्स नहीं लगाते या उसका बहुत ज्यादा उल्लंघन करते हैं, तो अगर हमने बहुत हाई पनिशमेंट लगा दिया या उनको पेनल्टीज बहुत ज्यादा दे दी हमने, तो हो सकता है कि लोग ध्यान दें कि भाई हेलमेट पहन लेते हैं, अपनी जिंदगी का ना फोकस करें, पैसे का ही फोकस करके शायद वो ध्यान दे दें। तो वो जो पेनल्टीज हैं वो एक डेटरेंट की तरह एक्ट कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट शब्द क्या है आपका? जिनगोइस्टिक। जिनगोइस्टिक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को लेके बहुत ज्यादा रिजिड है और उसका मानना है कि उसका जो देश है वो ही सबसे अच्छा है। जिनगोइस्टिक मतलब रिलेटेड टू द बिलीव दैट योर ओन कंट्री इज ऑलवेज ऑलवेज बेस्ट। आप कैसे हैं? नेशनलिस्टिक हैं, पेट्रोइटिक, सोविनिस्ट। सोविनिस्ट का मतलब होता है, जैसे एक तो मेल सोविनिस्ट हो जाता है कि आपको लगता है कि जो मेल है वो आपके क्या है? वो सुपीरियर है एज कंपैरिजन टू फीमेल, या फिर योर ओन कंट्री इज वे मोर सुपीरियर देन एनी अदर कंट्री। ठीक है। जिग्नोइस्टिक का मतलब क्या हो गया? व्हेन यू आर वेरी मच एक्सट्रीमिस्ट, लाइक एक्सट्रीमिस्ट इन द सेंस, एक्सट्रीमिस्ट नहीं बोलेंगे यहाँ पे हम लोग, इससे ज्यादा हम बोलेंगे आप अपने ही देश को लेके आप एकदम कट्टर हैं। ठीक है, आप बायस्ड हैं। एक्सट्रीमिस्ट तो आप किसी भी सेंस में हो सकते हैं ना। A lot of war movies were जिग्नोइस्टिक। तो ज्यादातर जो बहुत सारी जो वॉर मूवीज थी वो जिग्नोइस्टिक थी, मतलब वो अपने देश के लिए बहुत ज्यादा थी कि उनका देश ही सबसे बेस्ट है। ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। ब्रिंक का मतलब होता है एज, किसी भी चीज के आप किनारे पे हैं, वर्ज पे हैं। इफ यू आर ऑन ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर मतलब तबाही, तो आप तबाही के जस्ट किनारे पे हैं,
मतलब बस तबाही के बहुत क्लोज आप पहुंच चुके हैं, कभी भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो टू बी वेरी क्लोज टू अ मेजर प्रॉब्लम और समथिंग एट अ क्रिटिकल पॉइंट, तो आप बहुत क्लोज हैं बड़ी प्रॉब्लम के, या ऐसी कोई चीज जो एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट पर आ गई है। जैसे कंपनी क्या है, ब्रिंक ऑफ डिजास्टर पे है, जब आपके बहुत सारे पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स के बाद में अब कंपनी एकदम तबाह होने की स्थिति पर आ गई है। नेक्स्ट वर्ड अग्रीव्ड। अग्रीव्ड का मतलब होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, और इसका मीनिंग होता है जब आप बहुत परेशान हैं, आप डिस्ट्रेस्ड हैं, आप दुखी हैं, आप बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि आपके साथ में बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट किया गया है। So you are feeling like you are hurt, harmed, injured, disturbed and unhappy. The aggrieved party may cancel the contract. तो जो वो पार्टी है, पार्टी कैसी है, गुस्से में है, अनहैप्पी है, तो हो सकता है कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दें, कैंसिल कर दें। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ओप्रोब्रियम। ओप्रोब्रियम का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा किसी का अपमान या उसका तिरस्कार, मीन्स severe criticism and blame. So synonyms, criticism, censure, defamation. Defame आप जानते ही हैं, बदनाम हो गया, disgrace हो गया, insults. So they are going ahead with the plan despite public opprobrium. सो पब्लिक ऑप्रोब्रियम के बावजूद, मतलब लोगों ने बहुत तिरस्कार किया, निंदा किया, उसको क्रिटिसाइज किया, उस चीज के बावजूद भी वो उसी प्लान पे आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा नाइफ। नाइफ का मतलब होता है जब आप बहुत भोले भाले हैं, अभी आप बहुत इनोसेंट हैं, क्योंकि आपको दुनियादारी का बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि हर इंसान बहुत अच्छा है, तो आप उसकी बातों पे बहुत आसानी से आप क्या कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, आप विश्वास कर लेते हैं। So without enough experience of life and too ready to believe or trust other people. तो अभी हमारे पास में इनफ एक्सपीरियंस नहीं है जिंदगी के, हमने बहुत चीजें नहीं देखी हैं, इसीलिए हम बहुत आसानी से किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं। तो वो इंसान कैसा है, इनोसेंट है, प्लेन है, सिंपल है, इंजेनुअस। एक शब्द होता है इंजीनियस, एक है इंजेनुअस। इन दोनों में डिफरेंस आप कैच कर लिए होंगे तो मुझे जरूर बता दीजिएगा कमेंट में। आर्टलेस का मतलब है आपको कोई भी कलाकारी नहीं आती है। कलाकारी मतलब वो क्रिएटिव सेंस में नहीं बात कर रही हूँ, कलाकारी मतलब आपको ये चतुराई वाली चीजें नहीं आती हैं, अभी आप दुनियादारी से परे हैं। तो शी आस्क अ लॉट ऑफ नाइव क्वेश्चंस, तो उसने बहुत सारे भोले भाले से क्वेश्चंस पूछे। नेक्स्ट ईडियम है रूल द रूस्ट। रूल द रूस्ट का मतलब होता है कि आप वहां पे कंप्लीटली रूल कर रहे हैं, आप ही कंप्लीटली वहां पे अथॉरिटेटिव हैं, आपके पास में अथॉरिटी है हर चीज को करने की। सो दैट मीन्स टू बी द पर्सन हु मेक्स ऑल द डिसीजंस, तो आप वो व्यक्ति हैं जो सारे डिसीजंस लेते हैं, या आपके ही कंट्रोल में सब कुछ है। जैसे कि उसकी फैमिली में जो उसके फादर हैं वो रूल द रूस्ट करते हैं, मतलब वही अथॉरिटेटिव पर्सन है, वही सारे डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टटर। स्टटर का मतलब होता है हकलाना, है ना, हकलाने से ही आप समझ गए होंगे, अदरवाइज देख लेते हैं। अ स्पीच डिसऑर्डर इन विच यू हैव डिफिकल्टी व्हेन यू स्पीक। तो हकलाना में क्या होता है, स्पीच डिसऑर्डर है, हमको प्रॉब्लम होती है जब हम बोलते हैं, तो इसी वजह से क्या होता है कि जो फर्स्ट साउंड है, जो फर्स्ट वो लेटर है, उसी को हम लोग कई बार रिपीट कर देते हैं, तो वो आपका स्टटर हो जाता है। जैसे शी यूज्ड टू स्टटर व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, तो जब वो बच्ची थी तो वो हकलाया करती थी। यूज्ड टू जो है ये आपके पास्ट के इवेंट को शो करता है। कल की क्लास में मुझे याद दिला देना कि मैं आपको यूज्ड टू, कमेंट में लिख देना कि मैम यूज्ड टू कल हमें बताना है, तो मैं कल यूज्ड टू को लेके ना जो भी वेरिएशंस बनती हैं हम कल डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका कट अ सॉरी फिगर। ये आपका ईडियम है, सॉरी फिगर। अब फिगर मतलब अपनी इमेज को मान लो, आपकी अपनी फिगर है, हम सबकी फिगर है ना, उसको आपने दूसरे के सामने सॉरी बोलना पड़ रहा है, अपनी फिगर की वजह से आपको सॉरी बोलना पड़ रहा है, मतलब आपका अपीयरेंस कैसा है, बहुत खराब है, आपने जो इम्प्रेशन क्रिएट किया है उस पर्सन के ऊपर वो बहुत नेगेटिव है। सो इफ यू कट अ सॉरी फिगर, तो आपने अपने आप को कैसे प्रेजेंट किया, बहुत गलत तरीके से, और जिस वजह से आपका जो इम्प्रेशन है उस व्यक्ति का आपके ऊपर में बहुत खराब इम्प्रेशन पड़ा है। तो शी कट अ सॉरी फिगर इन हर फर्स्ट परफॉर्मेंस
ऑन द स्टेज। तो जो उसकी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी स्टेज पर, उसी में उसने इतना गंदा परफॉर्मेंस दिया कि सब लोगों के दिमाग में उसकी जो इमेज है वो नेगेटिव छप गई, मतलब इम्प्रेशन जो था वो एकदम खराब हो गया। इनएक्सप्लिकेबल, आप एक्सप्लिकेबल को देखो, एक्सप्ली, तो एक्सप्ली का मतलब हम समझ लेते हैं एक्सप्लेन, ठीक है। सो एक्सप्लेन करना मतलब उस चीज को हम आपको बता पा रहे हैं, हम उसको समझा पा रहे हैं, शो कर पा रहे हैं। और इन एक्सप्लिक और आपका एबीएलई लगने से तो ये एडजेक्टिव बन जाता है। सो इनएक्सप्लिकेबल का मतलब हो जाता है ऐसी कोई भी चीज जिसको समझा पाना, जिसको या फिर समझ पाना बहुत मुश्किल हो। सो अनेबल टू बी एक्सप्लेन्ड और अंडरस्टूड। आपकी वो चीज कैसी है, अनएक्सप्लेनेबल है, आपकी इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, समझ में नहीं आ रही है। और कॉम्प्रिहेंसिबल का ही सिनोनिम हो जाता है आपका फैथोमेबल, सेम एज वहां पे हमने अन लगा दिया। जैसे उसका अचानक से गायब हो जाना, ये क्या है, ये आपका इनएक्सप्लिकेबल है, इसको समझ पाना या समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। नेक्स्ट है टैग। टैग का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और इसका मतलब होता है किसी भी काम को करने का तरीका, ठीक है। तो हम तरीका की बात करते हैं, मेथड की बात करते हैं। सो अ वे ऑफ डीलिंग विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन, आपका तरीका, अप्रोच, वे, मेथड, प्रोसीजर, टेक्निक, प्रोसेस। इफ दिस डजंट वर्क, अगर ये चीज ना काम नहीं करती है, तो इफ दिस डजंट वर्क वी विल हैव टू ट्राई अ डिफरेंट टैग। मतलब अगर ये वाला अगर ये तरीका काम नहीं करेगा तो हमें दूसरा तरीका तो अपनाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, शैम्बोलिक। शैम्बोलिक का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है वो चीज बहुत गलत तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, एकदम कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, सब डिसऑर्डर है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, चीजें कैसे अस्त व्यस्त हो रखी हैं। सो कंफ्यूज्ड एंड बैडली ऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड। एट सिक्सेस एंड सेवन्स, ये ईडियम है, इसको याद रखना। अगर कोई चीज सिक्सेस एंड सेवन्स पे है मतलब वो सब डिसऑर्गेनाइज्ड है, केओटिक है, कंफ्यूजन है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, डिसऑर्डर्ड है। सो ही इज टू शैम्बोलिक टू बी एबल टू रन अ बिजनेस। तो एक बिजनेस को रन करने के लिए ना वो तो बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड है। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो, अगर आप प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकते हैं चीजों को, देन हाउ कैन यू रन अ बिजनेस। सो अब वो अगर वो बिजनेस करने के लिए तो बहुत ज्यादा शैम्बोलिक है, मीन शी इज वेरी, आपका कैसी है वो, कंफ्यूज्ड है। अगर तुम खुद में ही कंफ्यूज्ड हो देन हाउ कैन यू डू द बिजनेस। वाइटल। वाइटल का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और इसका मतलब हो जाता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी। सिनोनिम्स, एसेंशियल, एसेंशियल इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, ऑफ द एसेंस मीन्स नेसेसरी, इम्पेरेटिव, इंपॉर्टेंट है वो चीज। अब मैं ना आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अब जो हम लोग डेली डेली क्लास में पढ़ रहे हैं ना, प्लीज 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 ट्राई टू इनकलकेट दीज वर्ड्स इन योर डेली लाइफ। जैसे आप लोग इम्पोर्टेंट शब्द आप लोग जानते हैं, आप जानते हैं, नेसेसरी शब्द भी आप जानते हैं। आप क्या कोशिश करिए, आप एसेंशियल शब्द को उसकी जगह रिप्लेस करने की कोशिश करिए, क्रूशियल शब्द को उसकी जगह पे रखिए, इम्पेरेटिव रखिए। जब आप ऐसे शब्दों को रखेंगे तभी तो वो चीजें हमारी डेली लाइफ में आएगी ना, क्योंकि हमने बचपन से इम्पोर्टेंट शब्द पढ़ा हुआ है तो हम इम्पोर्टेंट तो जानते हैं। तो क्यों ना हम अपनी वोकैब को इनहेंस करें। इनहेंस कैसे होगा, जब हम उस चीज को डेली लाइफ में लेके आएंगे, ठीक है। जैसे ट्रस्ट इज, हम लोग क्या बोलेंगे कि ट्रस्ट इज इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन अ सक्सेसफुल मैरिज, रख सकते थे ना, तो हमने यहाँ पे वाइटल रख दिया। वाइटल का मतलब भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो सोच के देखो ये चीज, ट्रस्ट क्या है, भरोसा एक सबसे एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है। एक सक्सेसफुल, मैं तो मैरिज क्या, मैं तो हर एक रिलेशनशिप की बात करती हूँ, अगर हमें वहां पे ट्रस्ट नहीं है तो वो रिलेशन कभी भी आपका सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एसेस। एसेस का मतलब होता है किसी भी चीज का आंकलन करना, उसका मूल्यांकन करना। एसेस करना मतलब इवेल्युएट करना, आप उस चीज को जांच रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं। सो टू जज और फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समथिंग। हिंदी में समझ में आ गया तो आपको इंग्लिश वाला फिर दिक्कत नहीं करेगा। तो असेस करना मीन्स टू इवेलुएट, टू जज, estimate, rate, value and determine. The school will assess the students' progress each year. तो जो स्कूल है वो हर एक साल
स्टूडेंट्स की जो प्रोग्रेस है, जो उनकी तरक्की है, उनमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है या और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को जो स्कूल है वो हर साल इवेल्युएट करेगा, उसको एग्जामिन करेगा, उसको जज करेगा। डन है ना जी। सेम एज प्लीज ट्राई टू इनकलकेट दीज वर्ड्स इन योर डेली लाइफ। और इसको सिर्फ एक वोकैब की क्लास तक लिमिट नहीं रखना है। अगर हमें कम्युनिकेशन स्किल्स को इंक्रीज करना है तो अपने आप को हमें डेली पुश तो करना ही पड़ेगा। डन। नेक्स्ट वर्ड है कंपेल। कंपेल का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, तो इसका मतलब होता है किसी को विवश करना, उसको मजबूर करना, उसको फोर्स कर रहे हैं आप। सो अब जब आप ना आप कह रहे हैं कि तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते, यू कांट फोर्स मी टू डू दिस वर्क, आप कहते हैं ना कि ये काम करने के लिए तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते हो, तो अभी आप क्या बोलेंगे, यू कांट फोर्स मी टू डू दिस वर्क को हम क्या बोल सकते हैं, यू कांट कंपेल मी टू डू दिस वर्क। जैसे यार उसका रीजन इतना ज्यादा विवश करने वाला था ना कि मुझे उसके साथ जाना ही पड़ा। इस चीज को कमेंट में बताइएगा कि उसने जो रीजन था ना उसका रीजन इतना मजबूर करने वाला था कि मुझे उसके साथ जाना ही पड़ा। इसको हम मजबूर करने वाला आज की क्लास में हम करेंगे। जब पूरी क्लास देख लोगे तब आपको ये शब्द भी मिल ही जाएगा, मजबूर करने वाला। और अगर आप कंपेल से भी कुछ दिमाग में लगा सकते हैं कि इसको हम मजबूर करने वाले में कैसे बनाए, रीजन मजबूर करने वाला, यानी इसका कंपेल का एडजेक्टिव फॉर्म कैसे बनाए हम, जरा बताना मेरे को। सो कंपेल मतलब फोर्स है ना, उसको विवश करना। प्रेशराइज हो गया, पुश, इम्पेल और ऑब्लाइज। ऑब्लाइज का मतलब यू हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। जैसे इलनेस, बीमारी ने उसको मजबूर किया कि वो घर पर ही रहे। नेक्स्ट वर्ड है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज की जो आपको बेसिक जानकारी है। सो अ नॉलेज ऑफ द बेसिक फैक्ट्स अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे हिज डिग्री गेव हिम अ फर्म ग्राउंडिंग इन हिज फील्ड। तो अपनी जो फील्ड है, सपोज उसने फिजिक्स, आपका फिजिक्स में उसने आपका मास्टर्स किया है, तो उसकी जो मास्टर्स की जो डिग्री है ना, उसने उसको एकदम फर्म नॉलेज प्रोवाइड की है फिजिक्स के बारे में। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूजिशन। एक्यूजिशन का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। और एक्वायर जो होता है वो वर्ब हो जाता है। एक्यूजिशन का मतलब किसी चीज को खरीदना, उस चीज को लेना। एक्वायर कर लिया मतलब आपने उस चीज को अपने अंडर में ले लिया, आपने उस चीज को अपना कब्जा कर लिया, एक्वायर। तो जैसे कि इंडिया ने जैसे फाइटर जेट्स को एक्विजिशन किया है, मतलब उनको परचेज किया है, उनको बाय कर लिया है, उनको अपने अंडर में ले लिया है ना। हम लोग नॉलेज एक्विजिशन करते हैं, तो जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं आप नॉलेज एक्विजिशन कर रहे हैं, आप नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, आप नॉलेज ऑब्टेन कर रहे हैं। सो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग। सिनोनिम्स परचेज, ऑब्टेनिंग, एक्वायरिंग एंड कलेक्शन। जैसे लैंग्वेज एक्विजिशन स्टार्ट्स एट अ वेरी यंग एज। तो जो लैंग्वेज की जो जानकारी है ना, वो हमको बहुत, जो हमारी यंग एज होती है वहीं से स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट शब्द है हमारा अडेप्ट। प्लीज अडेप्ट को आप ध्यान दीजिए। अडेप्ट देखो, एक होता है DAPT, एक है APT, एक होता है अडॉप्ट और एक भी अडेप्ट। ये साउंड काफी सेम होता है बट इसमें A और E का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, अब चलो ठीक है, अगर आप लोग को पता है तो आज की क्लास में आप लोग मुझे इन तीनों के बीच में एक एक सेंटेंस बना के भेजिएगा, उसी सेंटेंस से आपका डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। और नहीं पता है तो आप कमेंट में बताइएगा कि मैम नहीं आ रहा हमको, तो कल की क्लास में हम इसको भी डील कर लेंगे। बट अडेप्ट तो हम आज ही की क्लास में पढ़ लेते हैं। अडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को ढालना, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को आपने ढाल लिया, अपने आप को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने चेंज कर लिया। सो टू change yourself or to change something to suit different conditions or situation. That means change, adjust, transform, alter, turn into, modify. ठीक है, आपने बदल लिया अपने आप को, मॉडिफाई कर लिया आपने। ऑल्टर का मतलब भी चेंज होता है, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। सो इट टुक हिम अ वाइल। अ वाइल का मतलब कुछ समय लगा उसको, टू अडेप्ट टू द न्यू जॉब। सो न्यू जॉब में अपने आप को ढालने में उसको कुछ समय लगा। सो APT, EPT, OPT, इन तीनों का डिफरेंस क्या हुआ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में विद वन सेंटेंस ऑफ ईच वर्ड यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट। इफ यू डोंट नो
और सर्च वगैरह किया फिर भी समझ नहीं आ रहा, देन टेल मी, टुमारो विल डिस्कस अबाउट इट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है उस चीज को सम्मिलित कर लेना, उसमें शामिल कर लेना, इंक्लूड कर लेना। सो टू इंक्लूड समथिंग इन अ पार्ट ऑफ समथिंग एल्स, तो उस चीज में मान लो हम कोई पार्ट, हमने कोई प्लान बनाया और आपने मुझे कुछ आइडियाज दिए, तो आपके आइडिया को भी हमने अपने प्लान में इंक्लूड कर लिया। अगर इंक्लूड हम लोग शब्द बोलते हैं ना, देन व्हाई कांट वी यूज द वर्ड इनकॉर्पोरेट, राइट। जैसे आप इंक्लूड बोलेंगे, आप उसके प्लेस पे आप इनकॉर्पोरेट बोल सकते हैं। इंक्लूड, टेक इन, इंटीग्रेट, शामिल कर लिया, फ्यूज कर दिया, उसमें मिक्स कर लिया, है ना, आपका कंसोलिडेट। जैसे मेनी ऑफ योर सजेशंस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द प्लान, तो जो बहुत सारे जो सजेशंस आपने दिए थे उसको प्लान में क्या कर लिया है, इनकॉर्पोरेट कर लिया है, मतलब आपके बहुत सारे सजेशंस को प्लान के अंदर में इंक्लूड कर लिया है। तो हम कैसे बोल सकते थे, मेनी ऑफ योर सजेशंस हैव बीन इंक्लूडेड इन द प्लान। बिल्कुल सर सही है ना, तो वहां पे हमने इंक्लूड को रिप्लेस कर दिया इनकॉर्पोरेट से। लास्ट शब्द क्या है हमारा, इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब उस चीज की शुरुआत, बिगिनिंग। सो द बिगिनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिशियल एक्टिविटी, मतलब किसी भी चीज की इनिशियली, किसी भी चीज का जो इनिशियल है, जो उसका स्टार्ट है, जो बिगिनिंग है। सो द बिगिनिंग, कमेंसमेंट, स्टार्ट, लॉन्च, है ना, ओरिजिन। जैसे दिस स्ट्रक्चर हैज नॉट बीन ऑल्टर्ड सिंस इट्स इंसेप्शन। ऑल्टर्ड आप समझे ना, देखो ऑल्टर का मतलब क्या था यहाँ पे, चेंज। तो क्या मतलब हुआ, दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये चेंज नहीं हुआ है जब से ये बना है। सो सिंस इट्स इंसेप्शन दिस स्ट्रक्चर हैज नॉट बीन चेंज्ड, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं हुआ है, कब से, जब से ये बना है। वेलिएंट, वेलिएंट की जो आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है, यानी कि ये किसी नाउन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में क्या बता रही है, उसकी विशेषता बता रही है। विशेषता कैसी है कि वो व्यक्ति जो है वो बहुत साहसी है, बहुत हिम्मती है, और वो अगर वो एक्ट है, अगर जैसे पर्सन है तो वो बहुत साहसी है, करेजियस है, और उसका जो काम है वो कैसा है, वीरता पूर्ण है, ठीक है। सो फुल ऑफ करेज एंड नॉट अफ्रेड। करेज क्या है आपका, ये नाउन है, और करेजियस जो हो गया ये आपका एडजेक्टिव हो गया। फियरलेस, करेजियस, लाइन हार्टेड एंड गैलेंट। तो शी मेड अ वेलिएंट अटेम्प्ट टू फिक्स ऑल द प्रॉब्लम्स। तो मतलब उसने एक कैसी कोशिश की कि सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने की उसने एक बहुत बहादुरी भरी हुई कोशिश की। नेक्स्ट वर्ड है इमेंस। इमेंस का मतलब भी आपका हो जाता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा है। सो इमेंस का हिंदी मीनिंग हो गया अपार, और इंग्लिश में वेरी बिग और ग्रेट इन साइज और इन अमाउंट। इमेंस सिनोनिम्स, ह्यूज, वास्ट, मैसिव, कोलोसल, एक्सपेंसिव, मेमोथ। सो शी पजेसेस। पजेस का मतलब क्या होता है, पजेस का मतलब होता है ओन, उस चीज का होना, यू हैव दैट थिंग। आपका ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी पजेस में ईएस लगा दिया, तो ये हो गया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे हैव, इसकी जगह पे मैं हैज भी लगा सकती हूँ। शी हैज इमेंस वेल्थ और शी ओन्स इमेंस वेल्थ, मतलब उसके पास में बहुत सारा पैसा है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, बार्बेरिटी। बार्बेरिटी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पहचान गए होंगे, ITY लगा हुआ है तो नाउन हो गया है, और बार्बेरिटी का मतलब होता है बर्बरता। बर्बरता मीन्स कोई, अगर कोई क्राइम है वो आपका उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दैट इज बार्बेरिटी। दैट मीन्स दैट वाज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली क्रूअल एंड इनह्यूमेन। क्रूएल का मतलब होता है जब आप बहुत क्रूर है, इनह्यूमेन आप बिल्कुल मतलब बहुत बुरे हैं आप, ठीक है। सिनोनिम्स, क्रूएलिटी, ब्रूटैलिटी, रूथलेसनेस, इनह्यूमैनिटी। सो द बार्बेरिटी मस्ट सीज। सीज का मतलब स्टॉप, तो जो ये क्रूरता है इसको डेफिनेटली रुक जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अनवेवरिंग। अनवेवरिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो मतलब जैसे आपका सपोर्ट अनवेवरिंग है तो मतलब वो कभी भी ना बदलने वाला है, कभी भी चेंज नहीं होगा, आप हमेशा अटल रहेंगे,
ठीक है। सो अनवेवरिंग का मतलब नेवर चेंजिंग और बिकमिंग वीकर। अगर आप किसी को प्यार करते हैं, आपका जो प्यार है वो अनवेवरिंग है, अनवेवरिंग लव, दैट मीन्स कि कभी नहीं बदलने वाला, कभी नहीं चेंज होगा, चाहे सर्कमस्टांसेस कैसे हों, आप उस व्यक्ति से, अपने देश से, उस चीज से हमेशा प्यार करते रहेंगे, हमेशा उसको सपोर्ट करते रहेंगे। सो दैट इज अनवेवरिंग। अनवेवरिंग अटल। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो गए हमारे? फिक्स्ड, रेजोल्यूट, अनचेंजेबल, डिटरमाइंड, immovable. So I'm grateful for the unwavering support of my dear family. It's my dear students. So I'm really very grateful for the unwavering support. आपका जो ये सपोर्ट है ये अनवेवरिंग है, ये नहीं बदलता है. दिस इज अनचेंजेबल. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग. सो आई एम ग्रेटफुल फॉर द अनवेवरिंग सपोर्ट ऑफ ऑल ऑफ यू. bewildered का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है. इसका मतलब होता है जब हम बहुत भ्रमित हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा हो. सो भ्रमित, हक्का बक्का होना, कंफ्यूज्ड होना, confused and uncertain. So baffled, perplexed, puzzled, at a loss and bemused. So जैसे हर इंस्ट्रक्शंस bewildered me, तो उसके जो इंस्ट्रक्शंस थे ना उसने मुझे क्या कर दिया? कंफ्यूज्ड कर दिया, मुझे परेशान कर दिया, मुझे अनसर्टेनिटी में डाल दिया. आई वॉज नॉट एबल, लाइक व्हाट वाज शी सेइंग. सो उसके जो इंस्ट्रक्शंस थे वो कैसे थे? कंफ्यूजिंग थे, परप्लेक्सिंग थे. द नेक्स्ट वर्ड इज ऑडासिटी. ITY लगा हुआ है, नाउन है. इसका मतलब होता है दुस्साहस. मीन्स आपने साहस तो दिखाया लेकिन वो कैसा है? वो नेगेटिव है, वो रूड है, वो इम्पर्टिनेंट है, वो शॉकिंग है. सो बिहेवियर दैट इज ब्रेव but likely to shock or offend people. So कैसा? बोल्डनेस. डेफिनेटली बोल्डनेस है, बट ये शब्द किस चीज से जुड़ा हुआ है? नेगेटिविटी से. डेयरिंग. रेकलेसनेस का मतलब, रेकलेस होने का मतलब लापरवाह तरीके से या बिना चीजों का ध्यान दिए. रिस्क इसमें क्या इन्वॉल्व है? एकदम लापरवाही से आपने उस काम को किया. इम्पर्टिनेंस रूडनेस को शो करता है. सो ही हैड द ऑडेसिटी टू ब्लेम मी फॉर हिज मिस्टेक. मतलब उसके अंदर इतना दुस्साहस था कि अपनी मिस्टेक के लिए वो मुझे ब्लेम कर रहा था. नेक्स्ट है वाइप आउट. वाइप आउट का मतलब होता है एकदम सफाया कर दिया. मीन्स उस चीज को आपने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको खत्म कर दिया. सो टोटल डिस्ट्रक्शन, डिफीट और फेलियर. इरेडिकेट मतलब उस चीज को जड़ से खत्म कर दिया, उसको रिमूव कर दिया. एबॉलिश खत्म कर दिया. फिनिश कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया. आपका रिपील वाला सिनोनिम हो जाएगा इरेज, क्वैश या फिर डिमोलिश. जैसे अ कैंपेन टू वाइप आउट मलेरिया इज वेरी इफेक्टिव. सो जो कैंपेन है ना मलेरिया को वाइप आउट करने की, उसको खत्म करने की, उसको इरेडिकेट करने की, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है. नेक्स्ट वर्ड है हाइड आउट. हाइड आउट का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है. हाइड का मतलब ही होता है कहीं पर छिपना, सीक्रेट, है ना. सो हाइड आउट का मतलब ही हो जाता है जो छिपने वाला जो ठिकाना होता है उसको हाइड आउट कहेंगे. अ प्लेस. आप कल की क्लास में देखा था वेयर जो है ये प्लेस के लिए ही यूज करेगा, ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस ही है. अ प्लेस जहां पर एक व्यक्ति जो है या और भी पर्सन हो सकते हैं वो जाते हैं किस लिए? छिपने के लिए, ताकि दूसरे लोग उनको ढूंढ ना पाए. तो या तो उन्होंने कुछ रूल ब्रेक किया हुआ है, या वो आपके ऑफेंडर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, या फिर आपको थोड़ा सेक्लूजन चाहिए, आपको थोड़ा सा शांति चाहिए. इन एनी वे. सो हाइडिंग प्लेस, शेल्टर, सीक्रेट प्लेस और रिट्रीट. रिट्रीट का एक और मीनिंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. रिट्रीट का दूसरा मीनिंग होता है जैसे आप युद्ध से रिट्रीट कर दिए, इसका मतलब आप युद्ध से पीछे हट गए. तो रिट्रीट का दूसरा मीनिंग भी याद रखना है, पीछे हट जाना. ठीक है. सो द किडनैपर्स डिड नॉट वांट देयर हाइड आउट डिस्कवर्ड. तो आपके जो किडनैपर्स थे वो क्या नहीं चाहते थे कि जो उनके हाइड आउट्स हैं, जो उनके छिपने के जो ठिकाने हैं वो पता चले. ठीक है. लिटिगेशन. ठीक है. आप देख सकते हैं लास्ट में ION लगा हुआ है. इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है. तो ION जब किसी भी शब्द के लास्ट में लगा होता है तो जनरली उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है. लिटिगेशन का मतलब हो गया मुकदमा. हिंदी में अगर आप समझ गए हैं तो जो आपके कोर्ट केस वगैरह होते हैं वो आपका लिटिगेशन है. सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. मतलब वही हो गया मुकदमा. मुकदमा में क्या होता है कि आपको अब लीगल एक्शन ले रहे हैं, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? लीगल एक्शन,
लॉ शूट, लीगल प्रोसीडिंग्स एंड इंडाइटमेंट। आपने ये इंडाइटमेंट का शब्द बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था जब अडानी के ऊपर में यूएस के द्वारा केस लड़ा गया था, केस किया गया था, तो उसमें इंडाइटमेंट वर्ड उन्होंने यूज़ किया था। ठीक है, सो बोथ साइड्स एग्रीड टू द सेटलमेंट टू अवॉइड द एक्सपेंस ऑफ लिटिगेशन। ऐसा तो आपने बहुत बार हिंदी में सुना ही होगा कि जो दोनों साइड्स हैं वो आपके कोर्ट के बाहर ही उन्होंने केस में सेटलमेंट के लिए वो अग्री हो गए, क्योंकि जो मुकदमा है, जो आपका लीगल जो आपके केस है, उसमें ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है ना, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए, उस चीज से बचने के लिए दोनों साइड्स ने आउट ऑफ द कोर्ट ही अपना सेटलमेंट कर लिया। सो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बोथ साइड्स अग्रीड टू द सेटलमेंट। why they were agreed? Why? Because they want to avoid the expense of litigation. Done. नेक्स्ट वर्ड हमारा लिबर्टी है। लिबर्टी का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी नाउन है और इसका मतलब क्या होता है? फ्रीडम। हम लोग सिंपल इसको याद रखेंगे, फ्रीडम। तो आपके पास फ्रीडम है। अगर आपके पास फ्रीडम है तो इसका मतलब आप जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं, जहां चाहें आप वहां जा सकते हैं, जो चाहें आप वो कर सकते हैं। तो फ्रीडम मतलब आपकी आजादी। लिबर्टी सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंस नाउन है तो सिनोनिम्स भी नाउन फॉर्म में ही रहेंगे। इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है सेल्फ रूल, आप अपना रूल खुद कर रहे हैं, मतलब आप फ्री हैं। अब वैसे ही जब हम लोग नेशनल इश्यूज की बात करते हैं, जैसे इंडिया क्या है, इंडिया आपका एक सोवरेन कंट्री है, मींस हम लोग फ्री हैं, हम ऑटोनोमस हैं, हम अपने रूल्स खुद बना सकते हैं। सो सोवरेनिटी का मतलब भी हो जाता है योर फ्रीडम, यू आर फ्री टू रूल, यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो ही फॉट फॉर हिज लिबर्टी, वो अपनी आजादी के लिए लड़ा। नेक्स्ट वर्ड हमारा इम्प्लीमेंटेशन है। अगेन आप पहचान गए होंगे, ION लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इम्प्लीमेंट जो है, अगर हम सिर्फ इम्प्लीमेंट पे छोड़ देते तो ये आपका वर्ब हो जाता, और इम्प्लीमेंट करना मतलब किसी भी चीज को जो आपने आइडिया है उसको अब आप यूज करने लगे हैं, उसको रियल में आपने उसको शुरू कर दिया है। सो इम्प्लीमेंटेशन मीन्स द एक्ट ऑफ स्टार्टिंग टू यूज अ प्लान और सिस्टम। तो जो भी आपका प्लान था, जो भी आपका आइडिया था, अब एक्चुअली में आपने उसको स्टार्ट कर दिया है, एक्चुअली में आप उसको यूज करने लगे हैं। तो एग्जीक्यूशन होता है, फुलफिलमेंट होता है, उस बात को आप फुलफिल कर रहे हैं, उसको कैरी आउट कर रहे हैं, या फिर इनेक्टमेंट जैसे एग्जाम्पल, शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। तो अगर प्लान अच्छा हुआ तो भी उसका तारीफ होगी और खराब हुआ तो ब्लेम भी उसको होगा। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इस प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के लिए? शी रिस्पॉन्सिबल है। तो शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। डन है, यहां तक क्लियर है। और लिटिगेशन का मतलब क्या था? केस हो गया, कोर्ट केस। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम एंड इम्प्लीमेंटेशन मीन्स एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट वर्ड अगेन हमारा नाउन ही है, अमेंडमेंट। अमेंड वर्ब होता है, इसका मतलब होता है सुधार करना, और अमेंडमेंट का मतलब सुधार यानी संशोधन, उसमें चेंज। तो अमेंडमेंट मतलब आपका संशोधन हो गया। तो अब इसमें क्या बोलेंगे? अ फॉर्मल और ऑफिशियल चेंज मेड टू अ लॉ, कॉन्ट्रैक्ट और एनी डॉक्यूमेंट। तो मेन बात है यहाँ पे चेंज की। अमेंडमेंट का मतलब हो गया सुधार, उसमें आप संशोधन कर रहे हैं, उसमें आप बदलाव कर रहे हैं। तो आप उसमें रिवीजन का मतलब भी क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना रिवाइज्ड एडिशन, इसका मतलब क्या हुआ? उस एडिशन में उस किताब में कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, तो रिवीजन हो गया। ऑल्ट्रेशन का मतलब भी चेंज होता है ना। हम लोग अपने, जैसे ये ऑल्ट्रेशन शब्द आपने ना अपने कपड़ों के लिए सुना होगा, कि जैसे आपका कोई कपड़ा खरीदा, कोई शर्ट आपने खरीदी है, वो शर्ट आपकी थोड़ी ढीली है तो आपने उसमें ऑल्ट्रेशंस करवाए हैं, मतलब आपने उसमें बदलाव करवाया है। चेंज हो गया एंड मॉडिफिकेशन। तो हम इसका सेंटेंस देखते हैं, शी आस्क्ड फॉर सेवरल अमेंडमेंट्स टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें उसने बहुत सारे बदलाव के लिए, बहुत सारे चेंजेस के लिए बोला। इलेक्टोरेट, ELECTORATE। इलेक्टोरेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी नाउन है, इसका हिंदी मीनिंग मतदाता, दैट मीन्स वोटर। तो इलेक्टोरेट मतलब ऑल द पीपल हु आर अलाउड टू वोट। तो सिंपल बोलेंगे वो लोग कौन होते हैं? वो वोटर्स होते हैं।
सेलेक्ट करने वाले हैं, चूज करने वाले हैं, या फिर वो डिसाइडर हैं, जैसे कि अ मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्टोरेट ओपोज द लॉ। सो ज्यादातर जो आपके जो वोटर्स थे उन्होंने इस लॉ को क्या किया, ओपोज किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लीनियर। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। आपने लीनियर इक्वेशंस वगैरह मैथ्स में की होंगी, बट हम लीनियर, अगर हम किसी इवेंट, किसी आइडिया को अगर हम लीनियर कह रहे हैं तो इसका मतलब है मूविंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर इन अ सिंगल सीरीज ऑफ स्टेज। मतलब एक के बाद में एक, वो एक साथ में ऐसे चल रहा है, एक हुआ, फिर उसके बाद में दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ। तो ये एक ट्रेंड हो सकता है, एक पैटर्न हो सकता है ना। सो लीनियर का मतलब क्या है, स्ट्रेट है, वो इर्रेगुलर नहीं है, वो चीज डायरेक्ट है, वो चीज कॉन्टिन्यूअस है, वो चीज अनट्विस्टेड है। मतलब वो लगातार हो रही है, वो ऐसा नहीं है कि इर्रेगुलर तरीके से हो रही है। लीनियर आप समझ सकते हैं, एक लाइन में चल रही है, एक के बाद एक इवेंट हो रहे हैं। अनडेविएटिंग है, वो चेंज नहीं हो रहा। डेविएट होना मतलब पाथ में ऐसे ऐसे मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। जैसे यूजुअली, आमतौर पर, स्टोरीज आर टोल्ड इन अ लीनियर वे फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। तो अगर यहाँ पे क्या बोला है, जो स्टोरीज हैं वो जनरली कैसे बताई जाती हैं, एक लीनियर वे में। मतलब अपना स्टार्ट होगा, फिर उसका एक फिनिश होगा, तो स्टार्ट से फिनिश तक की जो स्टोरीज हैं वो एक लीनियर फॉर्म में ही सुनाई जाती हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइट। ठीक है, ये वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी भी बात को मेंशन करना। तो साइट मीन्स टू मेंशन समथिंग और यूज समबडीज एग्जैक्ट वर्ड एज एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट और एज अ प्रूफ ऑफ वॉट यू आर सेइंग। तो मतलब उस बात को आप मेंशन कर रहे हैं या आप उस बात को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बात के एक एविडेंस की तरह। ठीक है, जैसे उसने कहा, शी साइटेड मीन्स शी मेंशन्ड 3 reasons why people get into debt। तो उसने मेंशन किया, उसने बोला, उसने बताया 3 ऐसे रीजंस जिसकी वजह से जो लोग हैं वो कर्जे में चले जाते हैं। DEBT को हम लोग कैसे बोलते हैं, डैट। इसमें जो ये बी है ये आपका क्या है, ये साइलेंट है। सेम जैसे आपका नॉलेज में के साइलेंट होता है, वैसे ही यहाँ पे डैट में बी जो है ये साइलेंट है। रिवील का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। आप लोग पहले भी हमने कई बार ये शब्द क्या हुआ है, स्पेलिंग भी ध्यान दे लेंगे, व्हील, VEAL। डन है। आगे हम देखें, रिवील करना मतलब किसी चीज को एक्सपोज कर देना। उसको आपने, जो वो चीज पहले सीक्रेट थी अब आपने उसको पब्लिक कर दिया है। सो टू मेक नोन और शो समथिंग यूजुअली सीक्रेट। तो ऐसी कोई चीज जो सीक्रेट थी, जो नहीं बतानी थी, जो हिडन थी, बट उसको क्या कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है, लोगों के सामने उसको उजागर कर दिया है। आप सिनोनिम्स में देखें, एक्सपोज, डाइवल्ज, अनवेल, पब्लिसाइज एंड अनकवर। आज आपका एक होमवर्क है, वो ये है कि ये जो रिवील है इसके सिनोनिम्स नहीं एंटोनिम्स बताएंगे, और वो भी एटलीस्ट 3। डन है। जैसे शी हैज नॉट रिवील्ड हिज रियल इंटेंशंस। तो जो शी है उसने उसके रियल इंटेंशंस नहीं बताए। तो एक बात बताओ, जैसे मान लो ये शी है, हमें शी को नाम दे देते हैं अंजलि। तो क्या इस अंजलि ने अपने रियल इंटेंशंस नहीं बताए? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ये हिज है, हिज बता रहा है कि ये जो है वो ही का है। तो ही का अगर हम लोग देखें तो ये हिज क्या है, ही का ही आपका पजेसिव फॉर्म है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो यानी शी तो आपका क्या हो गया, ये तो आपका फीमेल के लिए हो गया। तो ये हिज जो है ये मेल है, तो ये किसी और पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो अंजलि ने, मान लो जो ये हिज है इसका अंजलि का फ्रेंड हो सकता है या कोई भी हो सकता है, बट ये अंजलि खुद के रियल इंटेंशंस की बात नहीं हो रही, किसी और के रियल इंटेंशंस की बात हो रही है। बट अगर हम ये बोलते शी हैज नॉट रिवील्ड हर रियल इंटेंशंस, तब हम लोग हाँ कह देते कि उसने अपने रियल इंटेंशंस नहीं बताए। डन है जी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसोर्टियम। कंसोर्टियम का मतलब आर जो है ये साइलेंट है, और कंसोर्टियम का मतलब हो जाता है जैसे ना ग्रुप ऑफ कंपनीज हो सकती हैं, या एक ही कंपनी के अंदर में अलग अलग टाइप ऑफ पीपल होते हैं जो एक ही सिमिलर पर्पस के लिए काम कर रहे होते हैं, तो वो भी आपका कंसोर्टियम हो जाता है। सो ग्रुप ऑफ कंपनीज दैट वर्क क्लोजली टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस।
अब देखो, इसमें मैंने एक एग्जाम्पल बहुत बड़ा लिया हुआ है ताकि मैं आपको समझा सकूं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ये लिव टेक इंडिया के बारे में। तो ये क्या है? ये एक आपका कंसोर्टियम है। कंसोर्टियम है इसका मतलब इसमें आपका जो है, जो लोग हैं वो आपके साइंटिस्ट हैं, वो आपके सोशल वर्कर्स हैं। तो इसमें क्या है? टेक्नोलॉजी, एक्शन रिसर्च, रिगरस एकेडमिक रिसर्च। किस लिए ये सब काम होते हैं? जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में, एक्शन रिसर्च और आपका ये एकेडमिक रिसर्च, ताकि जो आपकी पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो ये आपका क्या हो गया? कंसोर्टियम हो गया। डन। नेक्स्ट क्या है? कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। कंस्ट्रेन का मतलब देखो, किसी को लिमिट करना, उसको कंट्रोल करना। तो एक मीनिंग हो जाता है टू कंट्रोल एंड लिमिट समबडी और समथिंग। कंट्रोल कर रहे हैं आप, उस पर लिमिट लगा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप उसको मजबूर कर रहे हैं वो काम करने के लिए। कंस्ट्रेन के दो मीनिंग है, कंट्रोल करना, लिमिट करना, या फिर उसको मजबूर करना, उसको फोर्स करना कुछ करने के लिए। मैंने दोनों ही टाइप के अलग अलग सिनोनिम्स लिखे हैं। कंट्रोल, जैसे आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं। कर्व करना, उस पर रोक लगाना। चेक, रिस्ट्रेन एंड कन्फाइन। कन्फाइन का मतलब भी लिमिट। फोर्स करने का मतलब है उसको आप कंपेल कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। फोर्स, इम्पेल, ऑब्लाइज। ऑब्लाइज का मतलब होता है कि आपको नेसेसिटी, आपको कंपल्सरी कर दिया है, वो काम आपको करना ही पड़ेगा, आपको प्रेशराइज किया जा रहा है। टीनेजर्स ऑफन फील कंस्ट्रेन्ड बाय रूल्स। यहाँ पे कंस्ट्रेन्ड बाय रूल्स मतलब ये जो कंस्ट्रेन्ड है ये क्या मीनिंग दे रहा है? ये कंस्ट्रेन्ड जो है वो लिमिटेड का मीनिंग दे रहा है कि जो टीनेजर्स हैं वो अक्सर कैसा महसूस करते हैं कि जो रूल्स हैं वो उनको लिमिट कर रहे हैं, उनकी आजादी पे पाबंदी लगा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, और परसिस्टेंट का मतलब होता है जैसे ना, हाँ, ये एक बहुत पॉजिटिव शब्द भी हो जाता है और दूसरी तरफ में ये नेगेटिव भी बन सकता है। तो इसको हम न्यूट्रल रखेंगे, किस सेंटेंस में यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से ये अपना मीनिंग देगा। जैसे अगर हम किसी पर्सन को परसिस्टेंट कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो बहुत डिटरमाइंड है, रेजोल्यूट है, बहुत फर्म है अपने काम को करने को लेके, मतलब एकदम दृढ़ निश्चय है उसके अंदर में। तो परसिस्टेंट होने का मतलब एक दृढ़ निश्चयता हो गई आपके अंदर में, आप कंसिस्टेंट हैं उस काम को, आप एकदम कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किल आए आप करेंगे ही करेंगे। तो एक तो वो परसिस्टेंट हो गया। बट अगर कोई प्रॉब्लम है, वो परसिस्टेंट है, इसका मतलब है वो खत्म ही नहीं हो रही है, आप उसके छुटकारा ही नहीं पा रहे हैं, वो भी एकदम जिद्दी टाइप की हो गई है, ठीक है। सो लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ, मतलब अगर हम कोई चीज है वो परसिस्टेंट है यार, मतलब ये खत्म ही नहीं हो रही, लगातार चलते ही आ रही है, तो लंबे समय तक वो चलते आ रही है, उससे छुटकारा पाना, रिड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है उससे। या फिर जैसे मैंने बोला, यू आर डिटरमाइंड टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम के बावजूद भी आप उस काम करने में लेके क्या है? डिटरमाइंड है। डिटरमाइंड, रेजोल्यूट। स्टबर्न मतलब जिद्दी, कोई प्रॉब्लम है वो जिद्दी है, वो परसिस्टेंट है, कांस्टेंट है, एंडलेस है। जैसे बी पेशेंट एंड परसिस्टेंट इन अचीविंग योर पर्पस। तो आपको अपने पर्पस को अचीव करने को लेके पहले तो धैर्य रखना होगा और आपको डिटरमाइंड रहना होगा। आप लोग मुझे बताइए पेशेंट का दूसरा मीनिंग क्या है और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इजी वाला है बट फिर भी बता देना। डन। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस, एनी डबल एस लग जाने से पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो जाता है। और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हो गया कि वो चीज कितनी पावरफुल है, कितनी सक्सेसफुल है, ठीक है। सो कितनी पावरफुल है वो चीज, कितनी सक्सेस है, इफेक्टिव है वो चीज, हाँ मतलब वो असरदार है वो चीज, इफेक्टिव है मतलब वो असरदार है। सेम एडजेक्टिव का नाउन फॉर्म बना दिया एनी डबल एस लगा के, दैट मीन्स द एबिलिटी टू बी सक्सेसफुल एंड प्रोड्यूस द इंटेंडेड रिजल्ट। इंटेंड का मतलब जो हमारा मकसद है, डिजायर्ड है, जो हमारी डिजायर है। सिनोनिम सक्सेस, यूजफुलनेस, वैल्यू, efficiency and fruitfulness। जैसे I had doubts about his effectiveness as a manager। तो मेरे में मतलब डाउट्स हैं किस चीज को लेके कि वो मैनेजर की पोस्ट पे क्या वो उतना इफेक्टिव हो पाएगा, इतना वो यूजफुल हो पाएगा या नहीं।
एलोकेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, TION लगता है तो वो नाउन होता है, मतलब ION की अगर हम बात करें तो एलोकेट जो है ये वर्ब है। एलोकेट का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसका बंटवारा करना। सो सिंपल हो गया, द एक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग बाय अलॉटिंग, है ना। अलॉट कर दिया आपने, उसको दे दिया भाई ये आपका पोर्शन है, ये इसका पोर्शन है। सो एलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अलॉटमेंट, ग्रांट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पेंशन। सो आर स्टूडेंट एलोकेशन विल इंक्रीज नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर जो है वो हमारे स्टूडेंट का एलोकेशन मीन्स हर एक क्लास में ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ सकते हैं, या फिर हम लोग ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन दे सकते हैं। सो एलोकेशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। डन। शब्द है अनमास्क। मास्क में हम क्या करते हैं, हम चेहरे पे मास्क लगा के हम अपने आप को कवर करते हैं, ठीक है ना, हम कवर करते हैं। तो अनमास्क, अगर हमने मास्क को अन कर दिया, निकाल दिया, विदाउट, तो विदाउट मास्क क्या होगा, चीज रिवील हो जाएगी, चीज ओपन हो जाएगी, चीज डिस्क्लोज हो जाएगी। सो अनमास्क मतलब चीज को उजागर करना, एक्सपोज द ट्रू कैरेक्टर ऑफ और हिडन ट्रूथ अबाउट, मतलब उसको एक्सपोज कर दिया, रिवील कर दिया, डिस्क्लोज, डिस्कवर, अनकवर एंड एक्सपोज। सो एट द एंड ऑफ द प्ले द विलन इज अनमास्क, मतलब जब आप जानते हैं कोई भी मूवी है, जब कभी भी वो खत्म होती है, उसका एंड होता है, तो जो विलन होता है उसकी रियलिटी सबके सामने बाहर आ जाती है, वो एक्सपोज हो जाता है, वो डिस्क्लोज हो जाता है, हर कोई उसके बारे में उसको पता चल जाता है। डन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिकर। रिकर का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी भी चीज का बार बार होना। सो टू हैपन अगेन और मैनी टाइम्स। सिनोनिम्स, रीअकर दोबारा से होना, रिन्यू, आपने क्या किया, आपका सब्सक्रिप्शन प्लान वगैरह होता है उसको हम रिन्यू करवा लेते हैं, या वो ऑटो रिन्यू हो जाता है तो आपने उसको फिर से करवा लिया, रिपीट हो रही है, रीअपियर या कम अगेन। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, इफ दिस चीटिंग रिकर्स, अगर ये जो चीटिंग आपने की है ना, अगर ये दोबारा से होती है, मतलब अगर ये मिस्टेक आप दोबारा से दोहराते हैं तो आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। तो इसका टोन कैसा हो गया, ये वार्निंग हो गई है आपको कि अगर आप दोबारा से चीटिंग करेंगे तो आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा, आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। बियर द ब्रंट ऑफ समथिंग। ब्रंट ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज का नेगेटिव पार्ट, किसी चीज का मेन फोर्स। बियर द ब्रंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज है, कोई एक्शन है जो उसका नेगेटिव हुआ है इम्पैक्ट, उसको झेलना। to suffer the worst part of something. So if you don't study now you'll have to bear the brunt in future. तो अगर आप अभी पढ़ाई नहीं करेंगे तो इसका जो नुकसान है, इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके जो रेपरकशंस हैं आपको भविष्य में झेलने पड़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का मतलब है धमकी, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, ION लगता है तो नाउन होता है। तो आप धमकी समझ गए होंगे, तो द एक्ट ऑफ फ्राइटनिंग मतलब उसको डराना, धमकी देना, सो दैट दे विल डू व्हाट यू वांट। धमकी दे के आप वही करवाना चाहते हो ना जो आप चाहते हो। सिनोनिम्स, फ्राइटनिंग, थ्रेटनिंग, प्रेशराइजिंग एंड सबड्यूइंग। The intimidation of witnesses is a serious offense. तो अगर जो विटनेस है, जिसने उस प्रॉब्लम को देखा है, अगर उसको धमका रहे हैं तो ये एक सीरियस ऑफेंस है। नेक्स्ट वर्ड है अंडरस्कोर, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। अंडरस्कोर का मतलब किसी चीज पे एम्फेसाइज करना, उस पे जोर देना। सो टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, हाईलाइट, अंडरलाइन, एम्फेसाइज और ड्रॉ अटेंशन टू। जैसे शी अंडरस्कोर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको उसने हाईलाइट किया, उसने उनके ऊपर में जोर दिया। विम का मतलब होता है आपके अंदर से एक इच्छा हुई, आपने कर दिया कोई काम। सो विम मतलब सडन विश और डिजायर टू डू समथिंग। सिनोनिम्स, इम्पल्स, कैप्रिस, अर्ज। अर्ज का मतलब होता है डिजायर, ठीक है, बट विम का मतलब होता है सडन डिजायर, आपके मन में अचानक से वो इच्छा पैदा हुई। डिजायर ठीक है, बट इसका विम का मतलब याद रखना है, अचानक से जो आपके मन में इच्छा पैदा हुई, ये थोड़ा हमें डिफरेंस करके रखना है।
जैसे ही बुक्ड द ट्रिप ऑन अ whim का मतलब उसके मन में पैदा हुई, उसने तुरंत वो कर लिया। तो उसके लिए उसने कोई प्री प्लानिंग नहीं की थी, बस मन में आया वो तुरंत वो काम कर दिया। सो whim का मतलब होता है तुरंत, इच्छा मन में आई और आपने वो काम कर दिया, उसमें कोई भी आपने प्लानिंग नहीं की हुई थी। नेक्स्ट वर्ड है बिलीफाई। बिलीफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी को बदनाम करना। इसका मतलब टू से और राइट अनप्लीजेंट थिंग्स अबाउट समबडी और समथिंग। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ गलत बोलना या लिखना, तो उसके स्टैंडर्ड को, उसकी रेपुटेशन को आप खराब कर रहे हैं, आप उसे बदनाम कर रहे हैं। सिनोनिम्स डिस्पैरेज, डिफेम, डेनिग्रेट या मेलाइन। सो ही वॉज vilified इन द प्रेस फॉर हिज कॉमेंट्स। तो जो उसने कॉमेंट किया था, उस कॉमेंट के लिए उसकी बदनामी हुई, उसको लोगों ने गलत लिखा, या उसने कॉमेंट ही गलत किया होगा, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है रिपीटेड बाउट्स। रिपीटेड बाउट्स का मतलब क्या हो जाता है, जैसे बाउट का मतलब तो एक पीरियड भी होता है, शॉर्ट पीरियड है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन, या फिर कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है। रिपीटेड बाउट का मतलब हो जाता है एक्सपीरियंसिंग द सेम इवेंट और सिचुएशन मल्टीपल टाइम। सो आप सेम सिचुएशन को, सेम प्रॉब्लम को आप बार बार फेस कर रहे हैं। जैसे ड्यू टू द रिपीटेड बाउट्स ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी द पेशेंट स्लीप हैज बीन सीवियरली डिसरप्टेड। ड्यू टू द रिपीटेड बाउट्स ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी मतलब उसको बार बार स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण जो पेशेंट है उसकी जो स्लीप है, जो उसकी नींद है, वो बहुत बुरी तरीके से क्या हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, डिसरप्टेड हो गई है। डिसरप्टेड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, तो सीवियरली क्या हो गया है, एडवर्ब। एडवर्ब सीवियरली मतलब बहुत बुरी तरीके से। डन। नेक्स्ट शब्द क्या है हमारा, एलिनिएट। एलिनिएट का मतलब होता है आपने उसको एकदम अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया, उसको सेपरेट कर दिया। सो अपने से दूर कर देना। आपकी कुछ पॉलिसीज ऐसी हो सकती हैं, आपकी ऐसे आइडिया हो सकते हैं, एक्शंस हो सकते हैं, जिससे आप लोगों से अपने आप को अलग कर दे रहे हैं, है ना, उनको छोड़ दे रहे हैं। सो टू मेक समवन फील दैट दे आर डिफरेंट एंड नॉट पार्ट ऑफ अ ग्रुप, है ना। सो टू मेक समवन फील, आप किसी को ऐसा महसूस करवा रहे हैं कि वो अलग है और वो उस ग्रुप का पार्ट नहीं है। अलग कर देना, आइसोलेट, सेपरेट, कीप एट अ डिस्टेंस। डिसएग्रीमेंट्स कैन एलिनिएट टीनेजर्स फ्रॉम द फैमिलीज। तो उनकी आपके जो टीनेजर्स हैं, फैमिलीज के साथ में उनके आइडियाज मैच नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, उनके साथ में अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं, तो वो क्या हो गए, एलिनिएट। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, स्कैपगॉट। स्कैपगॉट का मतलब होता है बलि का बकरा। अगर आपको हिंदी आती है तो आप आराम से समझ गए होंगे। सो बलि का बकरा मतलब कौन होता है, गलती किसी और ने की है लेकिन उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कोई और झेल रहा है। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज डन। तो किया किसी और ने है लेकिन झेल कोई और रहा है। द कैप्टन वॉज मेड अ स्कैपगॉट फॉर द टीम्स फेलियर। तो टीम का फेलियर था लेकिन उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन बना दिया गया, कैप्टन की। गलती किसकी थी, कैप्टन की, लेकिन पूरी मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी नहीं थी ना, गलती तो टीम की भी हुई थी। ठीक है भाई, कैप्टन जिम्मेदार होता है, लेकिन सिर्फ कैप्टन जिम्मेदार है ये बात बोल देना गलत है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कन्फ्रंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। कन्फ्रंट करना मतलब उस प्रॉब्लम का सामना करना। जैसे मैंने कहा, यू हैव टू कन्फ्रंट द प्रॉब्लम, राइट। दैट मीन्स कि आपको वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, आपको उसको झेलना पड़ेगा, उसको निपटना पड़ेगा, उसको डील करना पड़ेगा। सो टू फेस, मीट और डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन और पर्सन। आप उसको अप्रोच करेंगे, आप डील करेंगे, उसको टैकल करना, डील करना, फेस, एनकाउंटर या मीट। जैसे डॉक्टर्स हेजिटेटेड टू कन्फ्रंट हर विद द ट्रूथ। तो डॉक्टर क्या कर रहे थे, हिचकिचा रहे थे कि किस चीज के लेके, कि जो सच्चाई है वो बताने में उसको हिचकिचा रहे थे। सो डॉक्टर हेजिटेटेड टू कन्फ्रंट हर। कन्फ्रंट हर मतलब उसका सामना करना, उसको बताना, क्या जो सच्चाई है उसको बताने में वो डॉक्टर्स क्या थे, वो हिचकिचा रहे थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परपिट्रेटर। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। परपिट्रेटर का मतलब अपराधी, दोषी। सो समवन हु हैज कमिटेड अ क्राइम और वायलेंट और हार्मफुल एक्ट।
तो परपिट्रेटर सिनोनिम्स आप जानते हैं, लॉ ब्रेकर, रॉन्ग डूअर, क्रिमिनल या कल्प्रिट। सो द परपिट्रेटर कुड हैव बीन एनीवन, मतलब कोई भी दोषी हो सकता है। लाइफ ब्लड ये एक ही शब्द है और इसका मतलब होता है एक कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लाइफ ब्लड आप किसको कहेंगे? लाइफ ब्लड। अब ऐसे सोच लो, अगर हमें जिंदा रहना है तो ब्लड हमारे लिए कितना ज्यादा कंपलसरी है, तो यानी कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हो गई। सो द थिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द कंटिन्यूइंग सक्सेस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग एल्स। तो लाइफ के चलते रहने के लिए ब्लड कितना ज्यादा जरूरी है। डन है। सो लाइफ ब्लड मतलब वो चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। द थिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द कंटिन्यूइंग सक्सेस, मतलब उस काम में सक्सेस मिलती रहे उसके लिए, या उसका एग्जिस्टेंस ही बना रहे, तो उसके लिए वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स में देखें, एनिमेटिंग फोर्स, हार्ट, लाइफ एंड सोल। जैसे स्मॉल बिजनेसेस आर द लाइफ ब्लड ऑफ द इकोनॉमी। अब समझ में आ गई होगी। तो इकोनॉमी का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो क्या है? स्मॉल बिजनेसेस हैं, एग्रीकल्चर है। तो ये क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्या है हमारा? एट द हल्म। ये आपका एक ईडियम हो जाता है और इसका मतलब होता है, अगर इफ यू आर एट द हल्म दैट मीन्स यू आर द वन हु इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। ठीक है, यू हैव द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। सो ऑफिशियली कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। इवन आप अपने घर पे भी हो सकते हैं। ठीक है, सो एट द हेल्म का मतलब क्या हो जाएगा? कंट्रोलिंग पावर आपके पास में है। जैसे शी इज द फर्स्ट वुमेन टू बी एट द हेल्म ऑफ दिस कॉर्पोरेशन। तो इस कॉर्पोरेशन में या इस कंपनी में ये पहली महिला होगी जो मेन अथॉरिटी में होगी। मतलब इससे पहले जो लोग थे वो मेल कैटेगरी के थे, फीमेल कैटेगरी में ये फर्स्ट ही ऐसी लेडी है जो इतनी बड़ी अथॉरिटी पे है। नेक्स्ट है ब्रिम। ब्रिम के दो मतलब है, दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो गए। वर्ब है एक है नाउन। वर्ब का मतलब होता है ब्रिम का, अगर वो चीज ब्रिम है मतलब वो चीज भर गई है, या वो टू बी फुल ऑफ समथिंग, वो भरी हुई है उस चीज से, है ना। जैसे इस एग्जाम्पल को देखते हैं, शी इज ब्रीमिंग विद कॉन्फिडेंस। और ये जो आपका वर्ब होता है ना, उसके साथ में फिक्स प्रेपोजिशन आता है विद। विद क्या है? फिक्स प्रेपोजिशन है ब्रिम का। सो शी इज ब्रीमिंग विद कॉन्फिडेंस, मतलब वो कॉन्फिडेंस से भरी हुई है, कॉन्फिडेंस से भरी हुई है। सो ब्रिम का जो वर्ब है उसका मतलब होता है फुल ऑफ, किसी चीज से भरे हुए होना। एक है नाउन। नाउन के फॉर्म में क्या हो जाता है? जैसे कोई ग्लास है, कोई कंटेनर है, तो उसका जो टॉप एज है, जो उसका एकदम टॉप वाला पोर्शन है, जैसे ये ग्लास है तो इसका ये वाला जो पोर्शन हो गया, इसको हम ब्रिम कहते हैं। जैसे ही फिल्ड द ग्लास टू द ब्रिम, मतलब उसने इस ग्लास को पूरे उसके आखिरी किनारे तक भी भर दिया। यहां तक क्लियर है? सो ब्रिम का मतलब वर्ब एंड नाउन है। वर्ब है तो फुल ऑफ हो गया, और ब्रिम जब नाउन है तो इसका मतलब उसका टॉप एज हो गया। ब्रिम जब वर्ब होता है तो इसके साथ में हम लोग फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या यूज करते हैं? विद। ब्रश ऑफ। ब्रश ऑफ ये फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी बात को इग्नोर करना। ब्रश करके आपने उसको ऑफ कर दिया, उसको साइड कर दिया। सो ब्रश ऑफ का मतलब टू इग्नोर समथिंग सच एज क्वेश्चन, सजेशन, क्रिटिसिज्म और थ्रेट एंड और टू कंसिडर इट एज एन अनइम्पॉर्टेंट। तो ब्रश ऑफ करना मतलब उस बात को आप दरकिनार कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप उसको ऐसा मान रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। जैसे जज ने क्या किया, जो उसकी रिक्वेस्ट थी कि थोड़ी लीनियंसी बढ़ती जाए, मतलब थोड़ी आराम से उसके साथ में उसके केस को देखा जाए, तो इस रिक्वेस्ट को जज ने क्या कर दिया? ब्रश ऑफ कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट है ब्रिक एंड मॉर्टर। ब्रिक एंड मॉर्टर का मतलब होता है, ब्रिक से ही आप समझ सकते हैं ईंट। तो ऐसी जो बिल्डिंग होती हैं और वो बिल्डिंगों में जो काम हो रहा होता है, यानी जो ऑफलाइन मार्केट है, उसको हम लोग ब्रिक एंड मॉर्टर भी कहते हैं। सो
यूज्ड टू डिस्क्राइब अ ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे होते हैं, जो नॉर्मली फिजिकल जिनकी अपीयरेंस होती है ना, दैट ऑपरेट्स इन बिल्डिंग रेदर देन ओवर द इंटरनेट। तो वो जो ट्रेडिशनल आपके बिजनेस होते हैं जो बिल्डिंग्स में ऑपरेट होते हैं, इंटरनेट पर नहीं, उन बिजनेसेस को हम लोग ब्रिक एंड मॉर्टर कहते हैं। जैसे सम पीपल प्रीफर द फ्रेंडलीनेस फाउंड इन ब्रिक एंड मॉर्टर। तो कुछ लोग हैं वो क्या चीज प्रीफर का मतलब प्राथमिकता, किस चीज को प्राथमिकता देते हैं, जो आपके ऑफलाइन बिजनेस में जब आप 1 to 1 जाएंगे तो जो आपको वहां पे फ्रेंडलीनेस होगी, आप प्रोडक्ट को खुद से चेक कर सकते हैं, उस चीज को कंपेयर करते हैं, मतलब उस चीज को प्रीफर करते हैं। वाइल जबकि बाकी जो लोग हैं वो क्या प्रीफर करते हैं, जो कन्वीनियंस है, घर पर ही बैठ के आपने जो ऑर्डर कर दिया, आपको कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ा और आपका सामान भी आ गया, तो कुछ लोग इस चीज को प्रीफर करते हैं। डन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा मटेरियलाइज। आईजेडी लग के ये वर्ब बन गया है। और मटेरियलाइज्ड, मटेरियल आपको पता है ना, मटेरियल क्या होता है, जो रियल में जिसको आप टच कर सकते हैं। सो मटेरियलाइज आईजेडी है, वर्ब है, तो टू मेक हो गया इसका मतलब। तो किसी चीज को आप क्या बना रहे हैं, रियल में वो चीज प्रेजेंट है, वो चीज रियल में हो रही है। सो टू बिकम रियल और टू हैपन। तो मटेरियलाइज का मतलब क्या हो गया, वो चीज रियल में हो रही है, सिर्फ थ्योरीज में नहीं है, थियोरेटिकल नहीं है, वो चीज प्रैक्टिकल में वो हो रही है, हैपनिंग। सो हैपन, अकर, टेक प्लेस, बिगिन और टू कम इन टू एग्जिस्टेंस। जैसे शी वॉज प्रोमिस्ड अ प्रमोशन बट इट नेवर मटेरियलाइज्ड। मतलब उसको प्रॉमिस किया गया था कि उसका प्रमोशन होगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या है, टेक आ टोल। एक्चुअली टोल का मतलब ही हो जाता है सफरिंग। टोल का मतलब क्या हो जाता है, सफरिंग। सो टेक आ टोल अगर एक साथ में आ जाता है तो इसका मतलब ही हो जाएगा किसी प्रॉब्लम को स्टार्ट होना, है ना, सफरिंग होना। सो टू कॉज हार्म, कॉज मतलब क्रिएट करना, क्या कर रहे हैं आप, हार्म क्रिएट कर रहे हैं किसी के लिए, उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, डैमेज या फिर डेथ। जैसे द स्ट्रेस ऑफ द जॉब हैज स्टार्टेड टू टेक इट्स टोल ऑन हिज हेल्थ। जो जॉब का जो स्ट्रेस है ना, उसके ऊपर में अब उस स्ट्रेस ने क्या शुरू कर दिया है कि उसकी हेल्थ के ऊपर में अब वो चीज दिखने लगा है। हमारा डिक्राई, डिक्राई का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है और इसका मतलब होता है आप पब्लिकली उस इंसान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, है ना। सो पब्लिकली डांटना, क्रिटिसाइज करना, बदनाम करना। सो पब्लिकली डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब है आप उससे नाराज हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं आप, ठीक है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप उस चीज को कि वो चीज गलत है। सो डिनाउंस, कंडेम, क्रिटिसाइज, सेंश्योर, ब्लेम और लैम्बास्ट। आगे क्या है, इट इज द जॉब ऑफ अ गवर्नमेंट टू डू मोर देन डिक्राई थिंग्स। तो मतलब जो गवर्नमेंट है उसकी जॉब जो है वो डिक्राई मतलब चीजों को क्रिटिसाइज करने से, निंदा करने से ज्यादा उनकी जॉब क्या है, काम करने के लिए है। सो इट इज द जॉब ऑफ अ गवर्नमेंट टू डू मोर थिंग्स, मतलब ज्यादा चीजें करनी है उनको, सिर्फ निंदा नहीं करनी है, निंदा करने से भी ज्यादा चीजें उनकी हैं काम करने के लिए। नेक्स्ट है सरकमवेंट। सरकम का मतलब, सरकमवेंट का ही मतलब आप होता है किसी भी चीज को आप अवॉइड कर रहे हैं बहुत, जैसे कोई नियम है, कोई कानून है, आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको चालाकी से आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। सो टू अवॉइड समथिंग स्पेशली क्लेवरली और इलीगली। तो आप क्या कर रहे हैं, अवॉइड, बाईपास, इवेड, डिसओबे, इग्नोर एंड एस्केप। So he found a way to circumvent the law. So लॉ को अवॉइड करने का, लॉ को बाईपास करने का उसने एक तरीका ढूंढ निकाला। सो आप लोग जानते हैं कोई ना कोई लूप होल होता है, फिर उसी के थ्रू में लॉ को क्या कर देते हैं, सरकमवेंट कर देते हैं, उसको अवॉइड कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अफ्लोट। अफ्लोट का एक तो मतलब आप जानते हैं चीज का तैरना, है ना, वो डूबती नहीं है। और दूसरा मतलब अगर हम किसी पर्सन को या हम बिजनेस में या इकोनॉमी में हम अफ्लोट कह रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास में इतना पैसा है कि आप सरवाइव कर सकते हैं,
ठीक है। जैसे मैनी स्मॉल बिजनेसेस आर स्ट्रगलिंग टू स्टे अफ्लोट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि इवन उतना भी पैसा उनके साथ पास रह सके जिससे वो सरवाइव कर सके। तो सिर्फ सरवाइव करने लायक पैसा रखने में भी, पैसा मैनेज करने में भी जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। डीप पॉकेट्स, डीप पॉकेट्स, आपकी पॉकेट्स बहुत गहरी है, मतलब आपके पास में बहुत सारा पैसा है। सो डीप पॉकेट्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई व्यक्ति है, उसकी पॉकेट्स बहुत डीप है, दैट मीन्स दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, उनके पास बहुत सारा पैसा है। जैसे द कंपनी हैज डीप पॉकेट्स, इसका मतलब कंपनी हैज अ लॉट ऑफ मनी सो दे कैन अफोर्ड टू हायर द बेस्ट लॉयर्स, इसीलिए वो बेस्ट लॉयर्स को हायर करना अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेजर थिन मार्जिन। ये रेजर थिन मार्जिन से ही आप समझ जाएंगे, मार्जिन जो है वो बहुत कम है, बहुत स्मॉल है। सो वेरी स्मॉल डिफरेंस। जैसे अगर आप कह सकते हैं कि जैसे वो इलेक्शन हुआ था ना, तो उसमें जो आपका विनिंग कैंडिडेट है वो रेजर थिन मार्जिन से जीता था, मतलब बहुत कम ही डिफरेंस था उसमें और जो कैंडिडेट हारा है। सो ही वॉन बाय रेजर थिन मार्जिन, मतलब बहुत कम मार्जिन से ही वो जीता। लास्ट है हमारा रूम टू पाइवोट। रूम टू पाइवोट का मतलब होता है कि हाँ, पाइवोट यहाँ पे एक पूरा मीनिंग क्या होता है कि यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप जैसे सपोज आपका बिजनेस है और उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। जैसे सिचुएशंस बदल रही हैं तो आप उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। यू कैन अडेप्ट न्यू थिंग्स, तो हैविंग द फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन और स्ट्रेटेजी विदाउट सिग्निफिकेंट कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स मतलब लिमिटेशंस, तो आपके ऊपर है उतना। आपके बिजनेस में अगर इफ योर बिजनेस हैव द रूम, if your business have the room to pivot, that means you can change the direction or strategy, or you can like diversify your business, है ना। आपके पास उतना ऑप्शंस है, ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। जैसे द प्रोजेक्ट हैज इनफ रूम टू पाइवोट इफ द इनिशियल प्लान डजंट वर्क, तो अगर इनिशियल प्लान नहीं भी काम करता है ना, तो भी इस प्रोजेक्ट में इतना ऑप्शंस हैं कि हम इसमें और चीजें बदल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट वोकैबुलरी।